हे फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंड्स एंड फार्मा। दिस इज लेक्चर 2 इन आर फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस सीरीज, जिसमें हम लोग ड्रग इंस्पेक्टर में आने वाले सारे के सारे लॉज को कवर कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स। ठीक है, अब हम सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं अलॉन्ग विद द अमेंडमेंट्स टू द एक्ट। कल मैंने आपको एक पीडीएफ भेजी थी टेलीग्राम पे, जिसमें मैंने बिल्कुल एक टेबल फॉर्मेट में बता रखा था कि कौन कौन सी अमेंडमेंट्स हो रखी हैं इस एक्ट के अंदर। कौन से एक्ट में? ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 में कौन कौन सी अमेंडमेंट हो रखी है, वो सब मैंने उस टेबल के अंदर लिखा हुआ था। और मैंने कल एक्सप्लेन नहीं किया था, मैंने कहा था कि इन फ्यूचर जो लेक्चर्स होंगे उनमें एक्सप्लेन करूंगा। बट कुछ कमेंट्स भी ऐसे आए थे और मुझे भी लगा कि नहीं यार, बच्चों को पहले एक्सप्लेन कर देनी चाहिए ये वाली बात। ठीक है, तो आप सबको मैं पहले ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आपको अथॉरिटीज के बारे में बताऊंगा कि इस रूल के अंदर कौन कौन सी अथॉरिटीज हैं जिनके पास पावर्स हैं टू मेक द रूल्स, टू डिसाइड व्हाट शुड बी देयर इन इंडिया इन रिगार्ड्स टू इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक इन इंडिया। कल हमने पढ़ी थी हिस्ट्री क्या क्या है इसकी, और हिस्ट्री के बाद हमने पढ़ा था चैप्टर 1। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे अमेंडमेंट कौन कौन से हुए हैं इस एक्ट के अंदर। अमेंडमेंट के बाद हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन सी अथॉरिटीज हैं इस एक्ट के अंदर, जो जैसे कि डीटीएपी, डीसीसी एंड सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, कल की ये वीडियो है, ठीक है, ड्रग इंस्पेक्टर मास्टर क्लास लेक्चर 1। तो अब जो भी नेक्स्ट वीडियोस आएगी वो भी ऐसी आएगी, ड्रग इंस्पेक्टर मास्टर क्लास लेक्चर 2, और यहाँ पे उस लेक्चर का टाइटल लिखा होगा। ठीक है, उस लेक्चर में क्या पढ़ाने वाले हैं। सिमिलरली ऐसे ही सारी वीडियोस आएंगी। मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है, इस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आपको, और डिस्क्रिप्शन में देने के साथ साथ इसका लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी दे रखा है। डायरेक्टली आप टेलीग्राम चैनल वाले लिंक पे क्लिक कर लो या डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पे क्लिक कर लो, प्लेलिस्ट नाम से उसका लिंक है, जिसमें आपको ये सारी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। लेक्चर 1 हो चुका है, लेक्चर 2 ये है, तो इसी टाइप से जितने भी लेक्चर्स होंगे सबकी वीडियोस आपको लाइन से मिल जाएंगी, लेक्चर 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से करके। ठीक है, ये कुछ यूट्यूब एआई ने कमेंट्स की समरी बनाई थी इस फर्स्ट वाले लेक्चर पे। ये कमेंट्स बहुत ज्यादा कॉमन थे। ठीक है, कॉमन कमेंट्स क्या क्या थे? रिसोर्सेज एंड रेफरेंस बुक्स। यार मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है जिसमें मैंने आपको बता दिया था कि कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के लिए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट का बेयर एक्ट आता है। बेयर एक्ट आप किसी भी पब्लिशर का खरीद लो, बस कोशिश करना कि 2026 के एडिशन का ही हो। ठीक है, किसी भी पब्लिशर से खरीदो, कोई इशू नहीं है, बस 2026 का बेयर एक्ट खरीद लो, वो काम आ जाएगा। अगर आपको खरीदना नहीं है तो बेयर एक्ट का पीडीएफ मिलता है, सिंपली अगर आप गूगल पे टाइप कर दोगे ना, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 बेयर एक्ट, तो बहुत सारे पीडीएफ आ जाएंगे। किसी भी पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, उससे आप पढ़ सकते हो, जरूरी नहीं है आपको किताब खरीदनी है। अगर आपके पास प्रिंटर है या आपको लगता है प्रिंट करवाना ज्यादा सस्ता होगा, तो आप उस पीडीएफ को भी प्रिंट करवा सकते हो। गॉट इट? स्टडी मटेरियल एंड एनहांसमेंट रिक्वेस्ट। अब यार ये रिक्वेस्ट आई थी कि यार इंग्लिश सबटाइटल हो जाएं या फिर नॉन हिंदी स्पीकिंग लोगों के लिए हो। यार अभी ना नॉन हिंदी स्पीकिंग लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एमसीक्यू प्रैक्टिस स्टार्ट होगी, लेकिन यार अभी नहीं हो पाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा। हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ तक ही एमसीक्यू प्रैक्टिस स्टार्ट हो। एनीवे अभी तक आपने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स में इतना कुछ पढ़ा नहीं है कि मैं आपको एमसीक्यू इन डेप्थ पूछूं जो कि डीआई के लेवल के हैं। अभी मैं एमसीक्यू नाम के लिए बना भी दूं और इस पीपीटी में डाल भी दूं, मेरे वो ज्यादा मेहनत का काम नहीं है, 10-15 मिनट का काम है, बट मुझे लगता है वो आपके लिए यूजफुल नहीं रहेगा। वो बस एक क्या कहते हैं फॉर्मेलिटी वाली बात हो जाएगी कि बस इसने एमसीक्यू बना दिए हैं, चलो अच्छा है। तो यार जब तक आपके पास एक सब्सटेंशियल नॉलेज नहीं है डीआई लेवल की, तब तक मैं आपसे कोई भी लोअर लेवल के एमसीक्यू पूछूं और आपका टाइम वेस्ट करवाऊं, कोई फायदा नहीं है उसका। हाँ, पीवाईक्यू एनालिसिस वाला पेपर मैं जल्दी बनाने की कोशिश करूंगा, विद इन 1 वीक और 2 वीक आपके पास आ जाएगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी पे अभी भी बार बार सवाल पूछा जा रहा है, मैंने बस ये बोल दिया जिसके पास बी फार्म है वो अप्लाई कर सकता है, जिसके पास एमबीबीएस है वो अप्लाई कर सकता है, जिसके पास फार्म डी है उसके लिए मैंने बता दिया है कैसे अप्लाई करना है कैसे नहीं, पिछली वीडियो में, तो आप वो देख सकते हैं। चलिए डायरेक्टली पहुंच जाते हैं हम अमेंडमेंट्स पे। अमेंडमेंट बहुत सारी हो रखी है इस एक्ट में, मेजर अमेंडमेंट्स की मैंने इसमें पीडीएफ भी अटैच कर रखी है। ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से चेंजेस हुए हैं इस एक्ट में। अमेंडमेंट का सिंपली मतलब है चेंज, और हर अमेंडमेंट के साथ एक ईयर जुड़ा हुआ होता है। इसका पता चलता है कि वो जो नोटिफिकेशन आया था चेंज वाला, वो किस ईयर में आया था। गॉट इट? अमेंडमेंट का मतलब क्या है? चेंज, और ये जो ईयर लिखा हुआ है मतलब इस ईयर में ये चेंज हुआ था। अब ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में बना था, तो 1940 के बाद 47 में इंडिया आजाद हुआ, तो 49 में कुछ कुछ चेंजेस करे थे। क्या क्या चेंजेस करे थे? कोई ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं है, थोड़ा बहुत यहां वहां चेंजेस, टेक्निकल चीजें, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट ही नहीं है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि आपसे कोई पूछे कि सबसे पहला अमेंडमेंट कब हुआ था इसमें, then the answer would be 1949. Got it? चलो नेक्स्ट, 1950 में भी कुछ चेंजेस हुए थे। सर 1950 में तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, है ना,
26 जनवरी को लागू हुआ था कुछ, ठीक है, और कुछ लॉ जो थे वो 26 नवंबर 1949 को भी लागू हो गए थे, ठीक है, बाकी सारा 26 तारीख को लागू हुआ था वगैरह वगैरह, ये सब आपको पता ही है। तो इसमें क्या क्या चेंज हुए थे, इसमें यार कुछ टर्म्स चेंज हो गई थी। जैसे जब 1940 में एक्ट बना था तो बहुत सारी टर्म्स अलग अलग थी, क्योंकि उस वक्त इंडिया पे ब्रिटिशर्स का राज था, तो ब्रिटिशर्स ने अपने हिसाब से टर्म्स यूज करी थी। इंडिया के बजाय वर्ड यूज किया था ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर या सेंट्रल गवर्नमेंट के बजाय वर्ड यूज किया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, वाइसरॉय ऑफ इंडिया वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उन सारे वर्ड्स को चेंज करके बिल्कुल एकदम सेंट्रल गवर्नमेंट वाली, जो अभी आप एक्चुअल में लॉ पढ़ते हो, बिल्कुल उस टाइप की टर्मिनोलॉजी का यूज करना स्टार्ट कर दिया था। तो 1950 में ये हुआ था। क्या हुआ था, जो ब्रिटिश टर्मिनोलॉजी थी जिसको बोलते हैं कॉलोनियल रेफरेंस, ठीक है, उनको चेंज करके कॉन्स्टिट्यूशनल टर्मिनोलॉजी का यूज करना स्टार्ट कर दिया। गॉट इट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज्यादा। 1951 में क्या हुआ था, पार्ट बी के जो स्टेट्स थे उनको भी इंक्लूड कर दिया था। सर पार्ट बी के स्टेट क्या होते हैं, पहले ये बताइए। देखो, ये एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पीडीएफ है। एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैंड रिटन था ना, जब नया नया आया था, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो फर्स्ट शेड्यूल था ना, उसमें 4 टाइप में बांटा हुआ था, 4 टाइप्स में बांटा हुआ था इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उनको, ठीक है। अभी 2 टाइप में बांटा हुआ है, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, है ना, 2 बांटे हुए हैं ना। उस टाइम पे 4 पार्ट में बांटा हुआ था। पार्ट ए में कुछ स्टेट्स आते थे और पार्ट बी में कुछ स्टेट आते थे। तो उन पार्ट बी के स्टेट्स का नाम ये रहा, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला, मतलब अलग अलग नाम है। अब तो ऑब्वियसली नाम चेंज हो चुके हैं, लेकिन फिर भी राजस्थान, ठीक है, सौराष्ट्र, ठीक है, ये बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं। तो पार्ट बी में जो स्टेट्स थे ना, इन पर भी ये एक्ट लागू कर दिया था। कब कर दिया था ये एक्ट लागू उन पर लागू कर दिया था 1951 में। क्या आपको ये याद रखना है? हाँ, बस आपको ये समझ आना चाहिए कि पार्ट बी स्टेट्स का क्या मतलब होता है। पार्ट बी स्टेट्स का सिंपली मतलब है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके फर्स्ट शेड्यूल में जो लिस्ट दे रखी थी उस वक्त, अब तो चेंज हो गई है ऑब्वियसली, उस वक्त जो लिस्ट थी उसमें जो पार्ट बी में जो स्टेट्स थे उन पर भी ये लागू हो गया, ठीक है। बाकी स्टेट्स क्या थे, ये पार्ट सी वाले स्टेट्स और पार्ट डी वाले स्टेट। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप आराम से पीडीएफ ओपन करके चेक कर सकते हैं। 1955 में भी एक अमेंडमेंट हुआ है, यहाँ पे देखो 1955 में क्या हुआ था, ज्यादा एम्फोसिस देना स्टार्ट कर दिया था टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रग, प्योरिटी ऑफ ड्रग एंड मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ मेडिसिन। सर ये सब क्या बता रहे हो आप, बहुत बोरिंग सा हो रहा है। हाँ यार आई नो थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन अभी आप समझो। अब आप सीक्वेंस समझ रहे हो कि इंडिया में एक्चुअल में जो हम देखते हैं कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट कितना पावरफुल है, डीआई के पास ये पावर है, सर्च कर ले, सीज कर ले दवाइयों को, किसी भी व्हीकल को रोक ले, चेक कर ले। ये सब पावर आई कहां से है, क्यों आई है ये पावर, क्या जरूरत पड़ी इन पावर्स की? आपको पता है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के मामले के लिए अलग से कोर्ट होता है, जैसे डाइवोर्स के लिए अलग से फैमिली कोर्ट है, चेक बाउंसेस के मामलों के लिए अलग कोर्ट होता है, ठीक है, चेक बाउंसेस के लिए अलग कोर्ट है। उसी तरह हर मामले के लिए, कुछ स्पेशल मामलों के लिए अलग कोर्ट बनाई जाती है। तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक के लिए भी अलग कोर्ट है। इसकी क्या नीड पड़ी, क्यों ऐसा जरूरी हुआ कि इस एक सिंगल एक्ट के लिए हम एक अलग कोर्ट बना दें? क्या जरूरत थी कि हम डीआई को इतनी पावर दे दें? क्या जरूरत थी कि हम आयुर्वेदा, यूनानी और सिद्धा ड्रग्स को इंक्लूड करें इसके अंदर? क्या जरूरत थी कि ड्रग्स एक्ट 1940 को हम ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में कन्वर्ट कर दें? कॉस्मेटिक्स में क्यों, कॉस्मेटिक को रेगुलेट करने की क्या नीड थी? ये सब आपको कैसे पता चलेगा? जब आप अमेंडमेंट पढ़ोगे तब पता चलेगा, ठीक है। चलो, पहले में देख लिया आपने, दूसरे में देख लिया क्या हुआ था, 1951 वाले में क्या हुआ था। अब सर क्या है, ईयर याद रखना जरूरी है? नॉट नेसेसरीली, जरूरी नहीं है, लेकिन जिस जिसको मैं बोलूंगा कि ये वाला याद रखना है वो जरूर याद रखना, ठीक है। अभी के लिए क्या करना है, जरूरी नहीं है कि आपको ये सारी चीजें याद हो, ये सारे ईयर्स याद हो, बस इतना याद होना चाहिए कि पहला कब हुआ था, 1949 में हुआ था। 1950 वाला भी जरूरी है, क्योंकि आपको पता है जितने भी कॉलोनियल टर्म्स थे उसको चेंज करके कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। बस ये 2 अभी याद रख लो, उसके बाद जो मैं बोलूंगा सिर्फ वही याद रखना। तो 1955 में क्या हुआ, याद नहीं रखना, बस हम समझाने के लिए बोल रहा हूं कि 1955 में क्या हुआ कि ज्यादा ध्यान देने लगे क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रग पे। तो ये एक्चुअल में 1955 का वो एक्ट है, अमेंडमेंट एक्ट, ड्रग्स अमेंडमेंट एक्ट 1955, जो कि पब्लिश हुआ था 15 अप्रैल 1955 को। अब इसमें क्या क्या हुआ था वो देख लेते हैं। इंसर्ट कर दी गई थी डेफिनेशन मैन्युफैक्चर की। कल मैंने मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन समझाई थी आपको कि मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है, मेकिंग, ऑल्टरिंग, ऑर्नामेंटिंग, फिनिशिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रेकिंग अप, ट्रीटिंग, अडॉप्टिंग एनी ड्रग, कॉस्मेटिक फॉर द पर्पज ऑफ सेल, ठीक है। अब यहाँ पे डज नॉट इंक्लूड कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग, ये कल मैंने सब समझा दिया था आपको, याद है? तो ये डेफिनेशन कब इंक्लूड हुई थी, ये 1955 में हुई थी इंक्लूड। प्रिस्क्राइब्ड, कल मैंने बताया था प्रिस्क्राइब मतलब किसके हिसाब से होगा, रूल्स के हिसाब से होगा। तो यहाँ पे लिखा हो प्रिस्क्राइब बाय रूल्स, ये कब हुआ था, 1955 में हुआ था। सिमिलरली आपको पता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में का जब हम लोग कंपोजिशन पढ़ते हैं, सॉरी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बोल रहा हूँ गलती से, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का जब हम कंपोजिशन पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं कि उसमें ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो एक एक्स ऑफिशियो मेंबर है। तो वो कब ऐड हुआ था, वो भी 1955 में ऐड हुआ था।
आपको क्या याद करना है कि 1955 में ऐड हुआ था? नहीं याद करना, मैं बस आपको दिखा रहा हूं कि इसमें एक्चुअल में क्या क्या चेंज हुए थे। जब क्योंकि जब हम लोग पढ़ते हैं ना, हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि जी लाइसेंसिंग का कुछ स्ट्रेंथन हो गया था, मैन्युफैक्चरिंग के प्रोविजंस ऐड हो गए थे। प्रोविजंस ऐड होने का क्या मतलब है भाई? समझाओ तो सही, प्रोविजन का क्या मतलब है? मतलब है एक्चुअल डेफिनेशन ऐड हो गई थी कि भाई मैन्युफैक्चरिंग का क्या मतलब है। स्ट्रेंथनिंग कर दी, इसका मतलब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को एज अ मेंबर बना दिया ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का, जो कि बड़ी बात है ऑब्वियसली। ठीक है, तो आपको ये सारा पढ़ना है? नहीं, सारा नहीं पढ़ना है। जितना मैंने हाईलाइट किया उतना क्या याद करना है? नहीं, याद भी नहीं करना है, सिर्फ रीड करना है, आपके बैक ऑफ द माइंड होना चाहिए। क्योंकि ये सारी चीजें अब तो एक्ट के अंदर लिखी हुई है ना, तो जब मैं एक्ट एक्चुअल में पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा ही ऑब्वियसली। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि ये सारी चीजें ऐड कैसे हुई हैं। गेटिंग इट? पावर टू मेक रूल्स वॉज गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑब्वियसली, ठीक है, देना ही था। लेकिन इसमें क्या कंडीशन रख दी कि सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स तो बना सकती है, लेकिन ओनली आफ्टर एडवाइस ऑफ ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। मगर मान लो कोई ऐसा मैटर आ गया, कोरोना आ गया और हमें कोरोना से रिलेटेड कुछ ऐसा चेंज करना है एक्ट में कि जिसकी रिक्वायरमेंट है तुरंत। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है ना कि मैं ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड को बुलाऊं, वो डिस्कस करे, उसके बाद कुछ चेंजेस हो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर आ गई कि विदाउट कंसल्टिंग बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एक रूल बना सकती है, लेकिन विद इन 6 मंथ्स डीटीएबी को वो रूल अप्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि डीटीएबी से वो रूल आफ्टर पासिंग दैट रूल्स आफ्टर 6 मंथ्स वो अप्रूव करवाना चाहिए। जैसे रूल आज पास किया, आज जो भी तारीख है मैं भूल गया, हाँ 2 जुलाई को रूल पास किया, तो 2 जुलाई के बाद 6 महीने के अंदर अंदर विद इन 6 मंथ्स डीटीएबी भी ये वाला रूल पास करते। ये कब ऐड हुआ था? ये 1955 में ऐड हुआ था। गॉट इट? चलो एक चीज और देख लेते हैं, कंपनी का क्या मतलब होता है। कंपनी का मतलब एनी बॉडी कॉर्पोरेट। अब ये सब मत याद रखो, लीव इट, ठीक है, छोड़ो। एक चीज कल हमने पढ़ी थी, ड्रग की डेफिनेशन में पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? कि सब्सटेंसेस अदर देन फूड इंटेंडेड टू अफेक्ट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी, है ना, ये हमने पढ़ा था कल। तो ये भी कब ऐड हुआ था? ये भी 1955 के अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। गॉट इट? चलो 1960 में क्या हुआ था? ड्रग इंस्पेक्टर की पावर्स बढ़ा दी गई थी और क्लैरिफाई कर दिया गया था कि ड्रग इंस्पेक्टर ये काम कर सकता है, गवर्नमेंट एनालिस्ट ये काम कर सकता है। और 1962 में क्या हुआ था? प्रोसिक्यूशन, मतलब इस एक्ट के अंडर जो क्या कहते हैं कन्विक्शंस होते हैं, पनिशमेंट्स होती हैं, वो सबको ऐड कर दिया गया था और बता दिया गया था किस ऑर्गेनाइजेशन का क्या क्या फंक्शन है। सर ये समझ नहीं आया, कंफ्यूजन हो गई, कोई बात नहीं, सब टेंशन मतलब सब हर चीज के लिए प्रूफ लगा रखा है मैंने नीचे। देखो 1962 में क्या हुआ है? 1962 में क्या हुआ? सबसे पहले ड्रग के साथ साथ वर्ड ऐड कर दिया गया एंड कॉस्मेटिक। तो जहां जहां पे था ड्रग्स एक्ट, यहां पे क्या लिखा हुआ है? ड्रग्स एक्ट, ड्रग्स अमेंडमेंट एक्ट। ड्रग्स अमेंडमेंट एक्ट से अमेंड होकर ये जो एक्ट बन गया, ये बन गया ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। अब ये जो एंड कॉस्मेटिक्स वर्ड था ना, ये कब ऐड किया गया? ये ऐड किया गया 1962 में। यहां पे देखो लिखा हुआ है, आफ्टर द वर्ड ड्रग्स द वर्ड्स एंड कॉस्मेटिक्स शैल बी इंसर्टेड। यानी कि ड्रग्स जो शब्द है इसके बाद एंड कॉस्मेटिक्स वर्ड ऐड हो जाएगा। अब कॉस्मेटिक वर्ड ऐड किया है तो कॉस्मेटिक की डेफिनेशन भी देनी पड़ेगी। कॉस्मेटिक की डेफिनेशन दे दी है यहाँ पे, तो हर जगह जहां पे भी एनी क्लास ऑफ ड्रग लिखा हुआ था वहां पे और कॉस्मेटिक, मतलब जहां जहां पे भी ड्रग लिखा हुआ था ना उसके बाद हमेशा और कॉस्मेटिक, एंड कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक वगैरह ये सब ऐड कर दिया गया। ये आपको समझ आ गया ऑब्वियसली। अब जब हमारे पास मिस ब्रांडेड ड्रग्स होती हैं, अडल्ट्रेटेड ड्रग्स होती हैं, स्पूरियस ड्रग्स होती हैं, उसी तरह कॉस्मेटिक जब ऐड कर दिया गया तो मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि कॉस्मेटिक्स कौन कौन सी मिस ब्रांडेड है, कौन कौन सी अडल्ट्रेटेड है। तो मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक के लिए एक नया सेक्शन ऐड किया गया जिसको बोलते हैं 9A। जब भी किसी सेक्शन के बाद कोई चीज कैपिटल में लिखी हुई है इसका मतलब वो बाद में ऐड करा गया है, और जब भी कोई चीज स्मॉल में लिखी हुई है इसका मतलब वो इसका सब पार्ट है। जैसे 9A, इसका मतलब ये एक पूरा सेक्शन है, और ये जो ए स्मॉल में लिखा हुआ है इसका मतलब ये वाला जो ए है ये दिस इज सब सेक्शन ऑफ सेक्शन 9A। गॉट इट? कैपिटल में मतलब बाद में ऐड करा गया है, छोटे में लिखा हुआ है इसका मतलब वो इसका सब सेक्शन है। चलो यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, आपको वो सब मैं पढ़ाऊंगा जब मैं एक्चुअल में, ये सब मैं स्किप क्यों कर रहा हूँ ये सब, क्योंकि जब मैं एक्चुअल में आपको ये रूल्स पढ़ाऊंगा 9A, जब ये सेक्शन पढ़ाऊंगा 9A, तो आपको ये सब बताऊंगा कि मिस ब्रांडेड क्या है, अडल्ट्रेटेड क्या है, सब बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी उसमें आपको समझा रहा हूँ कि ये चीजें ऐड कैसे हुई हैं, 1962 में हुई हैं ये सारी चीजें ऐड। ओके, सिमिलरली 17A मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स भी ऐड हो गया। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे आपने देखा कि मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक एक्ट ऐड हो गया और मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक एक्ट ऐड हो गया। दो जगह पे क्यों ऐड हो रखा है? यहाँ पे 9A में भी मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक है और 17A में भी मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक है। सर ऐसा क्यों है बताओ? ठीक है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो दरअसल ये दो अलग अलग चैप्टर्स हैं, एक है इंपोर्ट वाला चैप्टर और एक है मैन्युफैक्चर वाला चैप्टर। दोनों में डेफिनेशन मोर और लेस सेम ही है, लेकिन बताया गया है कि इंपोर्ट के केस में किस चीज को हम बोलेंगे मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक, और मैन्युफैक्चर के केस में किस चीज को बोलेंगे मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक। गेटिंग इट? चलो नेक्स्ट देखते हैं।
देखो, पेनल्टीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेल फलाना डिमका ऑफ कॉस्मेटिक्स इन कॉन्ट्रावेंशन विद दिस एक्ट, यानी कि अगर आप ऐसे कॉस्मेटिक बेचोगे जो कि इस एक्ट के हिसाब से नहीं बेचनी चाहिए आपको, तो आपके लिए क्या क्या पनिशमेंट होगी वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या पनिशमेंट लिखी हुई है? 1 साल की सजा या फिर 500 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों। 500 रुपए का जुर्माना, हाँ यार 1962 के हिसाब से तो 500 रुपए बहुत ज्यादा है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाओ आगे। अब आगे 1964 में। सर 1964 में क्या हुआ भाई? ये लैंडमार्क अमेंडमेंट है, ये याद करना ही है। जैसे 1962 वाला आपको याद करना है कि 1962 में एंड कॉस्मेटिक वर्ड ऐड कर दिया गया था, जिसकी वजह से इस ड्रग का नाम, जो अभी नाम चेंज हो गया है कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट बोलते हैं, ये क्यों हुआ है? क्योंकि 1962 में अमेंडमेंट आ गया था। उसी तरह आयुर्वेदा, यूनानी और सिद्धा ड्रग्स जो हैं, जिसको हम ASU ड्रग्स कहते हैं, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी ड्रग्स, ठीक है, ये कब ऐड हुई थी? ये 1964 के अमेंडमेंट में ऐड हुई थी। गॉट इट? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब जब ये ऐड हो गए आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा ड्रग्स, तो अब इनको ऐड करने के लिए, क्योंकि ये ड्रग्स बिल्कुल अलग है, एलोपैथिक ड्रग्स बिल्कुल अलग होते हैं। एलोपैथिक ड्रग्स अलग क्यों होते हैं? क्योंकि यार ये ना प्योर केमिकल्स होते हैं, समझ रहे हो? प्योर केमिकल्स मतलब पैरासीटामोल की जब मैं बात कर रहा हूं, तो पैरासीटामोल को सिंथेसाइज करके बिल्कुल आइसोलेट करके पैरासीटामोल का मॉलिक्यूल बनाया गया है। उस मॉलिक्यूल्स पे टेस्टिंग करना अलग चीज है। और जब मैं आयुर्वेदा ड्रग्स की बात करता हूं, तो मैं बात करता हूं आंवला, त्रिफला। त्रिफला में क्या है? त्रिफला में 3 फल हैं, ठीक है। जब मैं बात करता हूँ च्यवनप्राश, च्यवनप्राश क्या है? 54 जड़ी बूटियां हैं इसमें, तभी इसका नाम च्यवनप्राश है। 54 हर्ब्स हैं इसके अंदर। अब 54 हर्ब्स को एनालाइज करने का तरीका, उसके लिए क्वालिटी सेट करने का तरीका बिल्कुल अलग होगा एलोपैथिक ड्रग्स से। इसके लिए इसीलिए ASU ड्रग्स के लिए एक अलग ही चैप्टर बना दिया, चैप्टर 4A। और कल मैंने बताया था कि चैप्टर 4A में ASU ड्रग्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और 1972 में क्या किया था? थोड़ी ज्यादा पावर दे दी गई थी ड्रग इंस्पेक्टर को रिगार्डिंग सीजर, इंस्पेक्शन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ ड्रग्स, प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट, ठीक है। अब सर इसका क्या मतलब होता है वो बताओ। चलो पहले देख लेते हैं 1964 वाला। 1964 में क्या हुआ था? ASU ड्रग्स ऐड कर दी गई थी, ठीक है। जब ASU ड्रग्स ऐड करी है, तो ASU ड्रग की डेफिनेशन भी ऐड करी होगी, ASU ड्रग का बोर्ड भी ऐड करा होगा, ASU ड्रग के ड्रग इंस्पेक्टर्स भी ऐड करे होंगे, ड्रग एनालिस्ट भी ऐड करे होंगे। और एक वर्ड है, कल मैंने बताया था कि ड्रग की डेफिनेशन में वो सारी चीजें भी आती हैं जो कि वर्मिन को मारने के काम आती हैं। पहले वर्ड वर्मिन नहीं ऐड हो रखा था, पहले वर्ड ऐड हो रखा था वर्मिन्स। अब कोई ऐसी दवाई बनाए जो वो बोल दे कि नहीं नहीं, मैं वर्मिन्स को नहीं मार रहा हूं, मैं तो सिर्फ एक वर्मिन, सिंगल वर्मिन को मारने के लिए दवाई बना रहा हूं। जो आपने डेफिनेशन दी है वो तो वर्मिन्स के लिए है ना सर, तो ये तो गलत बात है। आर यू गेटिंग इट? लोग इतना तक खेल जाते हैं लॉ की फील्ड में, ठीक है। तो वो अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने वर्ड ऐड कर दिया वर्मिन। अब आप एक वर्मिन को मारोगे तो भी दिक्कत होगी, बहुत सारे को मारोगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि वर्मिन को तो मार ही दिया ना, एक को तो मार ही दिया ना। वर्मिन्स में 2 से पहले मैं वर्मिन यूज नहीं कर सकता, लेकिन वर्मिन का मतलब तो एक है ना। अगर एक मार दिया तो भी इसमें ऐड हो गया, 2 मार दिया तो भी ऐड हो गया, ठीक है। चल, अब ड्रग एनालिस्ट में भी ऑब्वियसली नया ऐड होगा, ड्रग इंस्पेक्टर भी ऐड होगा ASU ड्रग्स का, तो वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। वो सब मैंने हाईलाइट नहीं किया क्योंकि कल मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था आपको। चैप्टर 4A ऐड कर दिया गया, वो भी बता दिया था मैंने आपको, ठीक है। अब यहां देखो एक वर्ड है, ये वाली लाइन, ये आज भी हम लोग पढ़ेंगे कि चैप्टर सेक्शन 5 और 7, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं DTAB और सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, ठीक है, ये दोनों, और ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी भी काइंड ऑफ, ठीक है। ये सारी चीजें आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी ड्रग्स पे लागू नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि उनके लिए हमने अलग से DTAB बना रखा है, उनके लिए अलग से हमने लैब डिसाइड कर रखी है, उनके लिए सारी चीजें हमने अलग से कर रखी है। इनफैक्ट उनका चैप्टर भी हमने अलग से बना रखा है 4A, तो उस चैप्टर में सारी चीजें हैं। तो जो ये वाला चैप्टर है सेक्शन 5 और 7 किसमें आता है? सेकंड चैप्टर में आता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी इसको इसी लेक्चर के अंदर। तो चैप्टर 2 वाली जो चीजें हैं सेक्शन 5 और 7, वो आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी ड्रग्स पे लागू नहीं किया जाएगा, ठीक है। अडल्ट्रेटेड का क्या मतलब होता है, तो वो यहाँ पे लिख दिया है। अभी तक पिछली, तो क्या सर आप ये कह रहे हो कि पिछली डेफिनेशंस में या 1964 से पहले अडल्ट्रेटेड ड्रग नाम से कोई डेफिनेशन ही नहीं थी? जी हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। अडल्ट्रेटेड ड्रग नाम से कोई डेफिनेशन ही नहीं हुआ करती थी, सिर्फ मिस ब्रांडेड ड्रग था, बस, दैट्स इट। अब जाके उन्होंने ऐड किया कि भाई अडल्ट्रेटेड ड्रग नाम की भी कोई चीज है, अडल्ट्रेशन भी होता है मार्केट में। कब ऐड किया गया? 1964 में ऐड किया गया, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन ये है, जब हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे तो हम लोग एक्चुअल में इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अडल्ट्रेटेड ड्रग 2 जगह ऐड कर दी गई। कौन सी जगह? एक इंपोर्ट वाले चैप्टर में और एक मैन्युफैक्चरिंग वाले चैप्टर में। जैसे 17B है, सॉरी देखो 17B में भी ऐड कर दी गई डेफिनेशन, और एक 9B में भी ऐड कर दी गई डेफिनेशन। कौन सी डेफिनेशन? अडल्ट्रेटेड ड्रग की डेफिनेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं डायरेक्टली। इंसर्शन ऑफ सेक्शन ये जरूरी नहीं है, यहाँ पे देखो पूरा चैप्टर 4A इंसर्ट हो गया है नया। जब हम लोग चैप्टर 4A पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे, अभी बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। उससे बड़ी बात, शेड्यूल्स अमेंड कर दिए गए थे। सर शेड्यूल्स कैसे कर दिए गए थे? जब ये एक्ट आया था ना 1940 में, तो इसमें सिर्फ एक शेड्यूल था, सिंगल शेड्यूल था,
उसमें क्या लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था स्टैंडर्ड्स टू बी कंप्लाइड, स्टैंडर्ड्स टू बी कंप्लाइड बाय इन ड्रग्स इंपोर्टेड, मैन्युफैक्चर्ड, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया। तो ये स्टैंडर्ड्स थे पहले, जब ये नेक्ट नया नया आया था, तो वो शेड्यूल हटा दिया गया, और वापस हटा दिया गया मतलब उसको हटा के एक बिल्कुल नया तरीके से शेड्यूल ऐड करना स्टार्ट कर दिया। कौन कौन से ऐड करे? फर्स्ट शेड्यूल ऐड किया सबसे पहले, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं ASU ड्रग्स के बारे में, जितनी भी दवाइयां हैं, सॉरी बुक्स हैं उनके बारे में, सारी बुक्स के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। उसके बाद सेकंड शेड्यूल ऐड कर दिया गया, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं स्टैंडर्ड्स टू बी कंप्लाइड बाय इंपोर्टेड ड्रग्स एंड ड्रग्स मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, फलाना ढिमका इन इंडिया। ठीक है, स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं वो सब मैं पढ़ाऊंगा जब मैं आपको शेड्यूल्स पढ़ाऊंगा। अभी के लिए आपको इतना याद रखना है कि इसमें कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ किताबों के नाम लिखे हुए हैं, फार्माकोपिया वगैरह के नाम लिखे हुए हैं। अभी इतना याद रखो बस, जब मैं एक्चुअल में पढ़ाऊंगा तो सब पढ़ाऊंगा कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा था कि ऐड कब हुआ, ये 1964 में ऐड हुआ। तो 1964 में दो चीजें मिल गई आपको, क्या क्या? एक तो ASU ड्रग्स के बारे में मिल गया कि वो ऐड हो गई। 1962 में क्या हुआ? 1962 में एंड कॉस्मेटिक वर्ड ऐड हो गया। और 1964 में क्या हुआ? शेड्यूल्स दो बन गए, पहला शेड्यूल और दूसरा शेड्यूल। गॉट इट? चलो नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट इज ड्रग इंस्पेक्टर की पावर थोड़ी बड़ी कर दी गई। ड्रग इंस्पेक्टर को पावर दे दी गई टू सर्च एनी व्हीकल, एनी प्लेस, टू सीज एनी आर्टिकल, टू स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अब ये क्यों कर दिया गया? क्योंकि यार धीरे धीरे समझ आ गया, आपने अभी पढ़ा कि 1964 में डेफिनेशन ऐड कर दी गई थी किसकी? अडल्ट्रेटेड ड्रग्स की। तो यानी कि 1964 में लोगों को समझ आ गया था कि यार अडल्ट्रेशन एक पीक पर पहुंच चुका है यार। अब 1982 में वो और ज्यादा बढ़ चुका था, तो अमेंडमेंट करके बताया गया कि नहीं यार, फेक ड्रग्स की और भी चीजें होती हैं, सिर्फ अडल्ट्रेटेड ड्रग ही फेक ड्रग नहीं होती है, नॉन अडल्ट्रेटेड ड्रग भी फेक ड्रग हो सकती हैं, जिनको हम बोलते हैं स्पूरियस ड्रग्स। स्पूरियस ड्रग्स एक्चुअल में डिटेल में पढ़ाऊंगा, स्पूरियस ड्रग्स क्या होती हैं क्या नहीं होती हैं। ये पढ़ने के बाद आपको कोई इशू नहीं आएगा कभी भी ये पहचानने में कि ये ड्रग मिसब्रांडेड है, ये ड्रग स्पूरियस है या फिर अडल्ट्रेटेड है। गॉट इट? लेकिन अभी के लिए सिर्फ समझ लो कि ये कैसे बढ़ रहा है, धीरे 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 अडल्ट्रेशन बढ़ रहा है, धीरे धीरे लोग पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट भी धीरे धीरे लॉ में चेंज कर रही है, उसको और ज्यादा स्ट्रिक्ट बना रही है, ड्रग इंस्पेक्टर्स को और ज्यादा पावर दे रही है। आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा ड्रग्स को भी ऐड कर रही है, क्योंकि इतना झोल चल रहा था इन दवाइयों में कि कोई कुछ भी बेच रहा है। आयुर्वेदिक ड्रग के नाम पे कोयला बेच रहा है, नमक बेच रहा है, और कोई कुछ भी खा रहा है भरोसा करके। तो ऐसा चल रहा था। ठीक है, अब दवाइयों में इतना झोल चल रहा है तो कॉस्मेटिक क्यों पीछे रह जाए, वो लोग क्यों ना कमाएं गलत तरीके से? तो उसमें भी झोल शुरू हो गया। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई अब 1986 में, 82 में तो चलो दवाइयों को कर दिया, दवाइयों पे इतना स्ट्रिक्ट हो गए तो लोग कॉस्मेटिक पे शिफ्ट हो गए कि चलो कॉस्मेटिक में झोल करते हैं। फिर 1986 में गवर्नमेंट ने कॉस्मेटिक्स को भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट बना दिया कि नहीं भाई ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं क्या क्या हुआ 1982 में। क्या क्या हुआ 1982 में? डेफिनेशन ऐड कर दी गई बहुत सारी। सबसे पहले मिस ब्रांडेड की डेफिनेशन को थोड़ा बदल दिया गया। ठीक है, क्या बदल दिया गया? ये बदल दिया गया, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। आप वैसे अभी पढ़ो मत, आराम से जब चैप्टर आएगा तो मैं पढ़ाऊंगा, बस आपको समझ आना चाहिए कि मिस ब्रांडेड की डेफिनेशन चेंज हो गई। स्पूरियस ड्रग्स की डेफिनेशन को ऐड कर दिया गया कि भाई स्पूरियस ड्रग ये बोली जाएगी। मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक की डेफिनेशन को थोड़ा बदला गया, स्पूरियस कॉस्मेटिक एज अ वर्ड यूज किया गया पहली बार कि भाई स्पूरियस कॉस्मेटिक भी कोई चीज होती है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया पावर टू प्रोहिबिट ड्रग इन द नेम ऑफ पब्लिक हेल्थ। बेसिकली सीन ये है कि मान लो कोई भी ड्रग इंडिया में इंपोर्ट हो रही है, अब यहाँ पे क्या है, इंपोर्ट की बात हो रही है सिर्फ, इंपोर्ट की। ठीक है, कोई भी ड्रग इंडिया में इंपोर्ट हो रही है और गवर्नमेंट को पता चल रहा है कि यार ये तो बकवास है, कुछ नहीं है, कबाड़ा है, ये तो सिर्फ नमक है, इसमें तो बस पाउडर है फालतू का। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट में और पब्लिक हेल्थ को देखते हुए उस ड्रग को कैसे भी बैन कर सकती है, किसी भी कॉस्मेटिक को बैन कर सकती है, किसी भी ड्रग का इंपोर्ट और कॉस्मेटिक बैन किया जा सकता है बाय गवर्नमेंट बाय इशूइंग अ नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेट। कि गवर्नमेंट इन द नेम ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट और इन द नेम ऑफ पब्लिक हेल्थ कैन बैन एनी ड्रग टू बी इंपोर्टेड और एनी कॉस्मेटिक टू बी इंपोर्टेड इन इंडिया। ठीक है, चलो और भी बहुत सारी हैं चीजें, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट चीजें ही हाईलाइट कर रखी हैं बस। ऑफेंसेस वगैरह ऐड कर दिए थे, ये सब मतलब नहीं है, ये देख लेते हैं डायरेक्टली। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले क्या था, लोगों ने देखा कि यार ड्रग इंस्पेक्टर के पास तो बहुत पावर है, अब हम ना ड्रग इंस्पेक्टर बन जाते हैं और खुद की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देंगे, हम खुद ही चेक करेंगे, खुद ही देख लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, ऑन पेपर ऐड कर दिया है कि भाई नो पर्सन who has financial interest in import, manufacture और sale of drugs and cosmetics shall be appointed as government analyst under this act। और यही डेफिनेशन है ड्रग इंस्पेक्टर के लिए भी, कोई भी ऐसा पर्सन जिसका इंटरेस्ट हो इन इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक इन इंडिया, वो कभी भी ड्रग इंस्पेक्टर नहीं बन सकता इंडिया में, वो कभी भी ड्रग एनालिस्ट नहीं बन सकता इंडिया में। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं सीधा।
एक वर्ड था मजिस्ट्रेट, जब भी हम यहाँ पे बात करते हैं कि कौन इसका केस हैंडल करेगा तो मजिस्ट्रेट वर्ड यूज किया था। अब मजिस्ट्रेट तो डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो गवर्नमेंट ने इसको चेंज किया कि भाई ये कंफ्यूजन ना हो, मजिस्ट्रेट का मतलब क्या है, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एक्चुअल में जज की बात कर रहे हैं, ना कि एक्चुअल में किसी मजिस्ट्रेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी नॉर्मल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब पहले आपने पढ़ा था इंपोर्ट बैन कर सकती है गवर्नमेंट इन द नेम ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट या फिर पब्लिक हेल्थ। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इस वाले में कि पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स इन द नेम ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। सेम बात है, बस यहाँ पे मैन्युफैक्चर को बैन करने की बात करी गई है, वहां पे इंपोर्ट को बैन करने की बात करी गई है, ठीक है। ये सारी चीजें हम एक्चुअल में पढ़ेंगे इन डिटेल जब हम एक्ट पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है। मैं बस समझा रहा हूँ इसमें क्या क्या ऐड हुआ है, क्या क्या ऐड नहीं हुआ है, ठीक है। पेनल्टीज थोड़ी बढ़ा दी गई हैं, प्राइस थोड़ा बढ़ा दिया गया है, ऑब्वियसली हर साल प्राइस बढ़ते ही हैं, जब भी अमेंड करती है गवर्नमेंट तो ये सोचती है कि चलो यार अब ये पुराना प्राइस क्या रखना, फाइन थोड़ा बढ़ा देते हैं, थोड़ी पनिशमेंट बढ़ा देते हैं, ये सारी चीजें होती रहती है, ठीक है। चलो सीधा चलते हैं नेक्स्ट पे, ये हटा देते हैं डायरेक्टली, नेक्स्ट अमेंडमेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट अमेंडमेंट हुआ था 1995 में। अब 1995 में ऐसा क्या खास है वो आपको जान लेना है, क्योंकि 1991 में इंडिया के जो दरवाजे हैं वो बाहर के इंपोर्ट्स के लिए ओपन हो गए थे। 1991 से पहले इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी। क्लोज इकोनॉमी मतलब कि यार बाहर से जो इंपोर्ट आता था उस पर वेरी हैवी कस्टम्स ड्यूटी होती थी, और बहुत ही रेयर होता था कि कोई इंपोर्ट वाला बिजनेस सक्सेसफुल हो जाए विदाउट स्मगलिंग, ठीक है। तो स्मगलिंग रैकेट बहुत ज्यादा था उस वक्त, और इंडिया के पास 1991 में आपको पता है अभी एक मूवी भी आई है गवर्नर, ठीक है, गवर्नर एक मूवी आई है, तो आप वो मूवी भी देख सकते हो, आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि 1991 में क्या हुआ था, ठीक है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो मूवी है, हमारे क्या कहते हैं प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी की, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनकी मूवी में भी थोड़ा जिक्र किया हुआ है इस बात का 1991 वाले का। तो 1991 में क्या हुआ, अब जब इंडिया में इंपोर्ट दरवाजे ओपन कर दिए गए बाहर की चीज़ों के लिए, तो बाहर की दवाइयाँ भी इंडिया में आनी शुरू हो गई। अब बाहर की दवाइयाँ आने लगी तो इतनी नकली दवाइयाँ आने लग गई कि यार क्या बताऊँ, मतलब ऐसी दवाइयाँ आने लग गई जो उस कंट्री में बैन है इंडिया में बेच दी, वहाँ पे बिक नहीं रही है इंडिया में बेच दी, कुछ भी बेच रहे हैं, ठीक है। इतना ज्यादा इंपोर्ट होने लगा और लोग खरीद रहे हैं ये देख के कि इंपोर्टेड फ्रॉम यूएसए, इंपोर्टेड फ्रॉम यूरोप, इंपोर्टेड फ्रॉम जापान का ठप्पा लगा हुआ देख के लोग खरीद ले रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने पनिशमेंट को बहुत ज़्यादा हार्श कर दिया, बोला कि नहीं यार ये नहीं चलेगा, पनिशमेंट और ज़्यादा टफ होनी चाहिए, अगर कोई कन्विक्ट होता है इस बात के लिए तो इतनी हार्श पनिशमेंट दो कि वो ऐसी गलती दोबारा ना करे। तो ये चेंज कब आया, 1995 में चेंज आया, ठीक है। और 2008 में क्या है, 2008 में बोला गया कि कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस की भी बात करी गई। अब कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस क्या होता है यार, अब देखो अगर मान लो किसी मैन्युफैक्चरर से कोई चीज गलत बन गई, मतलब उसका इंटेंशन नहीं था गलत बनाने का, एक चीज होती, हाँ लॉ में ना एक बहुत बड़ी चीज होती है एक्टस और मेंसरिया, ठीक है। अब ये रिया आपकी एक्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, एक्टस और मेंसरिया की बात कर रहा हूं। अब मेंसरिया क्या है, मेंसरिया होता है माइंड और एक्टस होता है एक्ट, कोई भी आपने काम किया। बोला जाता है लॉ में कि आपने जो भी काम किया उसको हम गिल्टी तब तक नहीं मानेंगे जब तक आपका एक्चुअल में मन भी था, आपका इंटेंशन भी था टू डू द सेम जॉब। लेट्स से आपका किसी से झगड़ा हो गया और आपने किसी को धक्का मार दिया, धक्का मार के वो बंदा गिरा, उसका सर फट गया, ठीक है, एंड वो चला गया, ठीक है। अब क्या आपका इंटेंशन था ऐसा करना? नहीं यार, आपका इंटेंशन नहीं था, आपका झगड़ा हो गया फाइट में और आपने थोड़ा सा ऐसे कर दिया। अब आपके ऊपर जो चार्ज लगेगा वो लगेगा कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ऑब्वियसली आपको पनिशमेंट होगी, लेकिन वो हार्श वाली पनिशमेंट नहीं होगी जो एक्चुअल में आपको बाकी सारे केसेस में होती, ठीक है। अगर आपका एक्चुअल में मन होता कि नहीं भाई जाके मैं खुद ही चाकू कर दूं, ये गन से मार दूं या जो भी है, ठीक है, तो ये होता है लॉ में। तो लॉ में एक चीज होती है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। कंपाउंडिंग का क्या मतलब होता है, कंपाउंडिंग का सिंपल मतलब होता है कि भाई 200 रुपए ले ले, बस लैंड करवा दे भाई, कि बस लैंड करवा दे भाई, पैसे ले ले, लैंड करवा दे, बस छोड़ दे मुझे। तो ये होता है कंपाउंडिंग का मतलब कि भाई मुझे ना जेल वेल मत भेज यार, जेल वेल तो बहुत बुरी चीज है, थोड़े पैसे ले ले भाई, मैंने इतना बड़ा कोई क्राइम नहीं किया है, ठीक है, कि भाई ऐसे मतलब ठीक है मेरे से एक दवाई गलत बन गई, मैं चाहता नहीं था, मेरा माइंड गिल्टी नहीं था, मैंने सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो करे थे, सब स्टैंडर्ड फॉलो करने के बाद भी कई चीजें गलत हो सकती हैं, बिल्कुल चांसेस हैं। तो उस केस के लिए मुझे जेल भेजने की क्या नीड है यार, मतलब ठीक है अगर किसी को कुछ हार्म हुआ है, किसी का हेल्थ बिगड़ा है तो मैं उसको कंपनसेट करूंगा पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी मतलब छोटी सी गलती के लिए मुझे जेल भेजने की क्या नीड है। ऐसा सोच के गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया जिसको बोलते हैं ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक अमेंडमेंट एक्ट, ये चेंज लेके आई जिसमें कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस का जिक्र किया गया था कि भाई 100-200 ले ले और बस लैंड करवा दे, ठीक है। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस के बारे में देखता हूं मैं आपको दिखाता हूं, एक मिनट। यहाँ देखो एक वर्ड यूज किया गया है, प्रोवाइडेड दैट द फाइन इम्पोज्ड और रिलीज फ्रॉम द पर्सन कन्विक्टेड ऑफ द
कन्विक्टेड अंडर दिस क्लॉज बाय द वे ऑफ कंपनसेशन टू द पर्सन वगैरह वगैरह, ये सब क्या लिखा हुआ है। बेसिकली ये बोला गया है कि अगर मान लो इस एक्ट के अंडर कोई बंदा कन्विक्ट हो गया, लेट्स से पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ 10 years और अमाउंट ऑफ 10 लाख, ठीक है, और 3 times द वैल्यू ऑफ ड्रग कॉन्फिस्केटेड। हटाओ, मान लो ये जो 10 लाख है, ये 10 लाख बंदे के ऊपर फाइन लगा। अब इस ड्रग की वजह से किसी बंदे को नुकसान हुआ है, अब उस बंदे को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी? तो ये जो फाइन लिया गया है ना, ये जो फाइन इंपोज किया गया है, इस फाइन का यूज कर सकते हैं हम लोग भरपाई करने के लिए उस बंदे के लिए जो इसकी वजह से हार्म हुआ है जिस बंदे को। तो यहाँ पे वो लिखा हुआ है कि रिलेटिव का क्या मतलब है। रिलेटिव का मतलब है स्पाउस ऑफ द डिजीज पर्सन, की जो मर गया उसका स्पाउस, या फिर उसका माइनर सन, या फिर पेरेंट्स ऑफ माइनर ऑफ, ये बहुत सारी डेफिनेशन लिखी हुई है। तो उनको हम कंपनसेट कर सकते हैं कि ऐसा हुआ है जो भी है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। एक्चुअल में जब मैं एक्ट पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा, मैं बस आपको ओवरऑल समझाना चाह रहा था कि कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस का क्या मतलब होता है। कि भाई नॉट ऑफेंस का सिंपली ये मतलब नहीं है कि आपने एक्चुअल में वो चाहा था। कोई मैन्युफैक्चरर है जो नहीं चाहता था कि भाई किसी की डेथ हो जाए मेरी दवाई की वजह से, बट कुछ ऐसा हो गया, कुछ उस वक्त ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मतलब समझ रहे हो, कुछ चीजें होती हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ डेथ ही, हर बार डेथ इज नॉट द रीजन, ठीक है। डेथ तो एक बहुत सीवियर केस हो गया और गवर्नमेंट भी उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देती है डेथ के केस में। लेकिन मान लो डेथ नहीं हुई है, वो बीमार पड़ा रहा, एक्स्ट्रा कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गई, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो गई, या कुछ भी हो गया, तो उसके लिए जेल भेजने से अच्छा है ना कि थोड़ा सा पैसा ले लो, थोड़ा सा हेल्थ के लिए जो भी उसका खर्चा हुआ है वो कंपनसेट कर दो और एक्स्ट्रा थोड़े पैसे दे दो। एक्चुअल में ये दिस साउंड वेरी कैपिटलिस्टिक, मतलब साउंड करता है कि भाई क्या बंदे की वैल्यू पैसे के इक्वल है या पैसे से कम है या ज्यादा है या जो भी है, ठीक है। लेकिन यार ये लॉजिकल भी है, आप खुद सोच के देखो ना कि आप एक मैन्युफैक्चरर हो, आप नहीं चाहते थे कि वो हो जाए, लेकिन आपसे हो गया वो गलती से, आपकी इंटेंशन भी नहीं थी वो करने की, और आप गिल्टी भी नहीं, मतलब आप खुद चाहते भी नहीं हो, आप कुछ गलत करते भी नहीं हो, वो एक बैच ऐसा निकल गया कि उसमें कुछ गलत हो गया गलती से, तो क्या उस गलती की सजा ये होनी चाहिए कि आप जेल में रहो 3-4 साल, ठीक है, जबकि आप कंपनसेट कर सकते हो उसके लिए। तो कंपनसेट करना गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट कर दिया, ठीक है। स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई, हाई कोर्ट को पावर दी गई कि भाई आप ना एक काम करो, हर स्टेट में एक स्पेशल कोर्ट बनाओ। उस स्पेशल कोर्ट का काम सिंपली ये होगा कि जो भी इस ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर जो भी वायलेशन होंगे, उस वायलेशन से रिलेटेड जो भी केस होंगे इस स्पेशल कोर्ट में सुने जाएंगे। दैट्स इट, ओके। चलो आगे देखते हैं बाकी सारी चीजें। आप जो मैं छोड़ रहा हूं ना, ऐसा मत सोचना कि मैं छोड़ दे रहा हूं। बेसिकली ये सीन है कि मैं उसको पढ़ाऊंगा, वो सब चीजें आगे ऑलरेडी मैंने कवर कर रखी हैं स्लाइड्स में, तो मैं उसको स्किप सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि वो ऑलरेडी कवर्ड है। नेक्स्ट लेक्चर्स में या फिर आगे फर्दर लेक्चर्स में मैं आपको वो चीजें पढ़ा दूंगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। एक और अमेंडमेंट एक्ट आया था, सॉरी अमेंडमेंट बिल आया था, वो एक्ट नहीं बना, मतलब वो पास नहीं हुआ। लेकिन वो उसमें क्या बोला गया था, उसमें बोला ये गया था कि एक सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी बनाई जाए, मेडिकल डिवाइसेस के लिए अलग रेगुलेशंस हो, क्लिनिकल ट्रायल के लिए थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस होने चाहिए, ये सब बोला गया था इस बिल में। लेकिन ये पास कभी नहीं हुआ, तो हमें ये याद नहीं रखना, बस हमें ये पता होना चाहिए कि ऐसा कोई बिल आया था जो पास नहीं हुआ, जो बोल रहा था कि मेडिकल डिवाइसेस और क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए अलग लॉ होने चाहिए, अलग रूल्स होने चाहिए। अब 2013 के बाद गवर्नमेंट को लगा कि यार सही कह रहा था यार, अलग बिल तो होने चाहिए, ठीक है, अलग लॉ भी होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 2017 में मेडिकल डिवाइसेस रूल्स बना दिए और 2019 में न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स बना दिए, ठीक है। तो ये जो रूल्स हैं ये सब बने क्यों, ये सब इसीलिए बने क्योंकि ये 2013 वाला एक्ट पास नहीं हो पाया, तो गवर्नमेंट को लगा ये बिल तो पास नहीं हो पाएगा, मैं इसी के अंडर रूल्स बना देता हूं, क्योंकि एनीवे जो मेडिकल डिवाइसेस होते हैं वो ड्रग की डेफिनेशन में आ ही रहे हैं, और मेरे पास शेड्यूल वाई है ही जो कि एक्चुअल में क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में है। तो क्यों ना शेड्यूल वाई को डिसमेंटल कर दिया जाए और शेड्यूल वाई की जगह न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स बना दिए जाए, जिसमें मैं कुछ भी चेंजेस कर सकता हूँ, ठीक है। और मेडिकल डिवाइसेस के लिए भी अलग से रूल्स बना दिए जाएं, जिसमें मैं अपनी मर्जी से चेंजेस कर सकूं, जो एक डिटेल डॉक्यूमेंट हो इंडस्ट्री के लिए भी और रेगुलेटरी अफेयर पर्सनल्स के लिए भी, ठीक है। चलो, एक एक्ट आया था जिसको बोलते हैं जन विश्वास एक्ट 2023। इसमें क्या बोला गया था, गवर्नमेंट का एक मिशन है जिसको बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्योंकि हमारी जो फार्मा फील्ड है ये बहुत ज्यादा लाइसेंस्ड फील्ड है, कि इसमें इतना ज्यादा लाइसेंसिंग है कि लोग परेशान हो जाते हैं। उसके बाद पनिशमेंट भी इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, छोटी छोटी चीजों के लिए पनिशमेंट इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि लोग परेशान हो ही जा रहे हैं कि भाई नहीं यार गलत हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो गवर्नमेंट ने बोला ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, कि आपके लिए बिजनेस करना आसान हो जाए, बिना घबराहट के, बिना किसी डर के, बिना किसी जेल के, मतलब आपको जेल जाने की जरूरत ना पड़े और आप बिजनेस कर सकें। तो गवर्नमेंट ने एक नया लॉ बनाया जिसका नाम है जन विश्वास एक्ट 2023, जिसमें बहुत सारे लॉज में चेंज करे गए थे। सिर्फ फार्मेसी एक्ट में या फिर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में चेंज नहीं किया गया, बहुत सारे एक्ट में चेंज किया गया था। उसमें से एक एक्ट था ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, जिसमें चेंजेस करे गए थे। वो चेंजेस अभी हम देख लेंगे। उसके बाद एक और क्या कहते हैं रूल बनाए थे जिसका नाम है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस रूल्स 2025। मैंने बताया था ना ऊपर आपको कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस क्या होता है, कि
आपने जो ऑफेंस था उसके लिए 100-200 रुपए ले लो और छोड़ दो भाई, पैसे ले लो और छोड़ दो। तो गवर्नमेंट ने बकायदा पूरा एसओपी बना दिया कि भाई ये प्रोसीजर फॉलो होगा तो जाके आपका ये जो ऑफेंस है माफ होगा, वरना माफ नहीं होगा। गॉट इट? चलो, ये है जन विश्वास अमेंडमेंट बिल, ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट, सॉरी, 2023 में आया था। इसमें ये बोला गया था कि बहुत सारे एक्ट जो कि बिजनेस ओनर्स को क्रिमिनल घोषित कर देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ स्मॉल वायलेशंस। मान लो कोई छोटी सी गलती कर दी तो बिजनेस ओनर के ऊपर रिस्क आ जाता है कि वो जेल चला जाए। तो वो डर ना हो सर के ऊपर जेल जाने का, फाइन ज्यादा ले ले मगर जेल जाने का डर ना हो, तो गवर्नमेंट ने ये बिल बनाया था, जन विश्वास एक्ट। बार बार मैं बिल बोल रहा हूँ, एक्ट था, सॉरी, ठीक है, क्योंकि मैंने ये तब पढ़ा था जब ये बिल था, तो मेरे मुंह से बिल निकल रहा है बार बार, ठीक है। ठीक है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में क्या लिखा हुआ था? सेक्शन 29, जब मैं पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ समझ लो, ठीक है। उसमें एक लाइन लिखी हुई थी, पनिशेबल विद अ फाइन दैट मे एक्सटेंड टू 5000। अब इसको चेंज करके कर दिया गया लायबल फॉर अ पेनल्टी फॉर 1 लाख। पेनल्टी बढ़ा दी गई, गॉट इट। अब यहां देखो, सेक्शन 30 में एक लाइन थी, इम्प्रिजनमेंट विद विच मे एक्सटेंड अप टू 2 years और फाइन नॉट लेस देन 10,000 रुपीज और बोथ। ये लाइन लिखी हुई थी। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इस लाइन को काट दिया, ये वाली लाइन काट दी कि जी नहीं, जेल वेल वाली लाइन छोड़ो, और 10,000 रुपए क्या होते हैं, कुछ भी नहीं होते। तो गवर्नमेंट ने पनिशमेंट वाली लाइन काट दी कि चलो जेल भी नहीं भेजेंगे लेकिन पैसा देना पड़ेगा 5 लाख रुपया। आर यू गेटिंग इट? ये वही लाइन, ये वही बात हो गई कि 100 दे 200 ज्यादा ले लो, बस लैंड करवा दो, ठीक है। तो वही वाला सीन है। अब हम फाइनली आ गए हैं चैप्टर 2 पर, ठीक है। आई नो लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन बस खत्म ही हो गया, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चैप्टर 2 में 3 और अथॉरिटीज आती हैं, एक डीटीएबी दैट इज ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। ये डेफिनेशन आ जाती है ना, फुल फॉर्म आ जाती है पेपर में कि ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। सीडीएल मतलब सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी, ठीक है। डीसीसी मतलब ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, ठीक है। चलो एक एक के बारे में पढ़ लेते हैं। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड क्या है? ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का काम है सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करना ऑन द टेक्निकल मैटर्स ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। क्योंकि आपको मैंने पिछली क्लास में ही बताया था कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इज नॉट एक्सपर्ट ऑन ड्रग्स, गवर्नमेंट इज नॉट सपोज टू बी एक्सपर्ट इन कॉस्मेटिक्स आइदर, ठीक है। तो क्या होता है, तो गवर्नमेंट किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की एडवाइस लेकर ही तो काम करेगी। वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? वो है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है। मिनिमम एक फिक्स कोरम है। फिक्स कोरम क्या होता है कि मान लो इस ऑर्गेनाइजेशन में 100 लोग हैं, 100 नहीं है वैसे, पता है कम है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी कितने हैं, लेकिन मान लो 100 लोग हैं, तो ये डीटीएबी अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकता है कि मिनिमम 10 लोग होंगे तभी मीटिंग स्टार्ट होगी, वरना मीटिंग स्टार्ट ही नहीं होगी। मिनिमम 10 लोग होंगे तभी कोई ना कोई लॉ पास होगा, तभी कोई ना कोई एडवाइस दी जाएगी, तो वरना एडवाइस ही नहीं दी जाएगी क्योंकि मीटिंग ही नहीं होगी। गॉट इट? तो डीटीएबी अपनी मर्जी से जो मिनिमम अमाउंट है ये तय कर सकता है, अपनी मर्जी से प्रोसेस डिसाइड कर सकता है कि कौन सा प्रोसेस का यूज करूंगा टू एडवाइस द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन द टेक्निकल मैटर्स अराइजिंग फ्रॉम द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ओके, ये सब कमिटीज भी बना सकते हैं। अब सारे काम डीटीएबी बार बार मिलकर करे ये जरूरी नहीं है। मान लो कोई एक छोटा सा मैटर है तो वो क्या करेंगे, अपने ही लोगों को उठाएंगे या फिर बाहर के भी लोगों को उठाकर एक सब कमिटी बना दी जाएगी जो जिसका काम होगा कि आप ना इस मैटर पर, तो ये जो सब कमेटी होगी ये एक टॉपिक पर डिस्कस करेगी, रिसर्च करेगी और रिपोर्ट सबमिट करेगी डीटीएबी को। फिर डीटीएबी एडवाइस करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को कि जी आप ये कर सकते हो। तो ये सब कमेटी बनाई जा सकती है। सब कमेटी का जो ड्यूरेशन होगा मैक्सिमम 3 years का हो सकता है। ये किसी भी एक पर्टिकुलर मैटर पर बनाई जा सकती है। तो होगा क्या, मान लो गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई ना कोई चेंज लेके आना है हमारे मोदी जी को, तो अब जो मोदी जी को कोई ना कोई चेंज लेके आना है वो क्या करेगी, वो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड को बोलेगी कि यार ये करना है, बता क्या सही है। अगर डीटीएबी ने भी पास कर दिया कि जी मस्त हो गया, गजब है, तो जाके गवर्नमेंट अपने हिसाब से कोई ना कोई रेगुलेशन बना सकती है या कोई ना कोई रूल्स बना सकती है। गॉट इट? चलो, अब इसमें ना नाम लिखे हुए हैं उन लोगों के जो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर्स होते हैं। अब यहाँ पे ना नाम में मेरा कुछ याद करवाने जैसा कुछ नहीं है, आपको ये याद करना ही है। यहाँ पे मैंने 3 years लिखा हुआ है, इसका मतलब कि इलेक्टेड मेंबर्स का जो ड्यूरेशन है, जब तक कब तक वो ऑफिस में रह सकते हैं, वो है 3 years और 3 years। यहाँ पे मैंने कुछ चीजें रेड कर रखी है, यहाँ पे रेड है, रेड है, रेड है, रेड है। ये जो रेड है ना, ये इन पर ये जो 3 years वाला रेगुलेशन है ये लागू नहीं होता। ये तब तक इस ऑफिस में बने रह सकते हैं जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन चाहे जिनकी वजह से ये इस ऑफिस में है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 person फ्रॉम स्टेट ड्रग कंट्रोल अथॉरिटीज नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जो 2 person ए एंड बी को अपॉइंट कर दिया, या फिर ए एंड बी छोड़ो, बहुत बेकार नाम लगता है, राम और श्याम ले लेते हैं, राम और श्याम को अपॉइंट कर दिया, ठीक है। लेकिन अब गवर्नमेंट का 1 साल बाद मन हुआ कि ये जो श्याम है ना यार,
ये ढंग से काम नहीं कर रहा है, मजा नहीं आ रहा। और श्याम ये नहीं बोल सकता आप जाके कि भाई सर मैं तो 3 साल के लिए हूं यहाँ पे, 3 साल से पहले नहीं निकाल सकते। नहीं भाई, श्याम पर ये लॉ लागू नहीं होता। उसी तरह ये लॉ लागू इस पर भी नहीं होता, इस पर भी नहीं होता, इस पर भी नहीं होता, इस पर भी नहीं होता। गॉट इट? ये 4 नाम आपको इसलिए अलग से याद होने चाहिए और ये पूरी की पूरी लिस्ट याद होनी चाहिए। कोई उपाय नहीं है, इसका याद करना ही है। ठीक है? अगर आप सोचो कि नहीं सर ये स्किप कर दूं, नहीं कर सकते स्किप। बिल्कुल रटने वाली चीज है, बिल्कुल रटना है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है? दे आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। यस, इलेक्टेड मेंबर्स आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। आर दे एलिजिबल फॉर री नॉमिनेशन? आंसर इज यस, दे आर एलिजिबल फॉर री नॉमिनेशन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, ये क्या है? ये एक रेफरेंस लैब की तरह काम करती है। मान लो कोई ना कोई ड्रग एंड कॉस्मेटिक गलत निकल गया, या फिर ड्रग्स इंस्पेक्टर को कहीं ना कहीं टेस्टिंग के लिए कुछ भेजना है, उसने टेस्टिंग के लिए एक रीजनल लैब में भेजा और जो मैन्युफैक्चरर था उसने कोर्ट में जाके बोल दिया कि नहीं जी ये जो रीजनल लैब है ना इसकी रिपोर्ट गलत है। तो कोर्ट क्या बोलेगा? कोर्ट वो सैंपल भेजेगा सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी में। अब सेंट्रल ड्रग लैब ने जो भी बोल दिया कि जी ये सैंपल गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। ये एक नेशनल रेफरेंस लैब की तरह काम करता है। गॉट इट? इसका जो हेड होता है वो होता है डायरेक्टर। डायरेक्टर इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये पेपर में सवाल आते हैं, एक्चुअल में सवाल आते हैं कि इसका हेड कौन होता है? डायरेक्टर होता है। अपॉइंट कौन करता है इसको? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। गॉट इट? सीडीएल कसौल भी है और सीडीएल और भी जगहों पर है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? सेंट्रल ड्रग लैब की लिस्ट निकालती है एक। ये लिस्ट सीडीएससीओ की वेबसाइट पर दे रखी है, आप उस वेबसाइट पर जाके डायरेक्टली लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन कौन सी सेंट्रल ड्रग लैब्स हैं इंडिया में। ओके, चलो एक बनेगी ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी। सर इसकी क्या जरूरत पड़ गई? इसकी जरूरत ये पड़ गई कि यार अभी तक जो डीटीएबी था और जो सेंट्रल ड्रग लैब थी, आप ध्यान से देखो ये जो 2 अथॉरिटीज हैं इसमें जो मेजर लोग हैं वो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग हैं। लेकिन हमें जो ये लॉ इंप्लीमेंट करना है ये तो पूरे इंडिया में करना है। आपको पता ही है कि मैंने बताया था कि ये पूरे इंडिया में यूनिफॉर्मली इंप्लीमेंट होना चाहिए। हमारे जो कर्नल RN चोपड़ा थे वो उन्होंने भी यही बोला था कि जी ऐसा पूरे इंडिया में लॉ इंप्लीमेंट करो। तो पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट करने के लिए मुझे पूरे इंडिया के लोग भी तो चाहिए। तो गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है जिसका नाम है ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी। इसमें 2 मेंबर होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के और 1 मेंबर होता है हर एक स्टेट गवर्नमेंट का। हर एक स्टेट गवर्नमेंट का एक बंदा होगा, उससे एक कमेटी बन जाएगी। वो जो कमेटी बनेगी वो उस कमेटी का काम होगा इस पूरे एक्ट को पूरे इंडिया में यूनिफॉर्मली इंप्लीमेंट करवाना। इसका ये भी काम है कि क्या कहते हैं, ये एडवाइस करे ऑन द मैटर्स ऑफ एक्ट। ठीक है, किसको एडवाइस करे? ये एडवाइस कर सकता है डीटीएबी को भी, ये एडवाइस कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, ये एडवाइस कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट को भी। गॉट इट? चलो नेक्स्ट देखते हैं 7A। अभी तक जो हमने पढ़ा है सेक्शन 5 दैट इज DTAB और सेक्शन 7 दैट इज ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी। ये जो कमेटी बनाई जाएगी ये सिर्फ एलोपैथिक ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स के लिए होगी। ये ASU ड्रग्स पर लागू नहीं होगी। ये लिखा गया है सेक्शन A में, सॉरी सेक्शन 7A में। और ये कब आया था? मैंने आपको बता दिया था 1964 में आया था। गॉट इट? तो आपको ये याद रखना है। ASU ड्रग्स के लिए अलग से चैप्टर दे रखा है जिसको हम लोग चैप्टर 4A के नाम से जानते हैं। ASU ड्रग्स के लिए अलग से DTAB होता है जिसको बोलते हैं ASU DTAB। इसके लिए अलग से DCC होता है जिसको बोलते हैं ASU DCC। गॉट इट? चलो अगर आपको कोई और डाउट आता है देन प्लीज डू कमेंट, आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। इफ द डाउट इज रियली जेन्युइन आई विल कवर इट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। हैव अ नाइस डे।